कहानी की शुरुआत एक आदिमानव के साथ होती है जिसका नाम स्पेर है। वह समुद्र के तट पर खड़ा है और मीरा का नाम लेकर चिल्ला रहा है। वह समुद्र में जाता है और तैरने की कोशिश करता है, लेकिन पानी उसे कई बार इधर से उधर धकेलता है। फेंग नाम का टायरोनोसॉरस खड़ा होता है और देखता है कि पानी स्पेर को वापस किनारे पर धकेल देता है। स्पेर खड़ा हो जाता है और जैसे वे समुद्र की ओर घूरता है, वह पानी पर तैरता हुआ एक पत्ता देखता है। वह पेड़ों पर चढ़ जाता है और कुछ लकड़ियां काटने के लिए अपने मेकशिफ्ट हैमर का यूज करता है। फेंग देखती है कि वे क्या करना चाहता है और कुछ पेड़ों को काटने के लिए अपने दांतों और पूंछ का यूज करती है। स्पेर फेंग पर डांटता है और वे लकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए एक साथ काम करते हैं। उस रात फेंग सो जाती है और स्पेर लकड़ी का यूज करके एक कश्ती बनाता है। अगली सुबह वे फेंग को इसके ऊपर चढ़ने के लिए कहता है, लेकिन वे मना कर देती है। स्पेर जंगल में भाग जाता है और कई कीड़ों का यूज चारे के रूप में करता है ताकि फेंग को कश्ती पर चढ़ाया जा सके। वे कश्ती को किनारे से दूर धकेलता है और वे समुद्र के बीच से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। फेंग बैठकर उसे देखने लगती है जबकि स्पेर कश्ती को आगे बढ़ाता है। वे कश्ती पर लेट जाता है क्योंकि वे थक गया है और फेंग अपनी पूंछ का यूज कश्ती को आगे बढ़ाने के लिए करती है। उस रात चांद के उगने पर और पानी पर उसकी रोशनी से कई समुद्री जीव कश्ती के नीचे तैरते हुए दिखाई देते हैं। स्पेर और फेंग अजीब से शोर को सुनते हैं और जैसे ही वे जागते हैं, वे कई व्हेल मछलियों को अपने बगल में तैरते हुए देखते हैं। वे व्हेल पर चिल्लाते हैं और वे पानी के अंदर चली जाती है। अगली सुबह स्पेर जागता है और महसूस करता है कि फेंग भूखी है। वे पानी में कूद जाता है और खाने की तलाश में इधर उधर तैरता है। वे लगातार तैरता रहता है लेकिन उसे कोई भोजन नहीं मिल पाता। वे सांस लेने के लिए सतह पर आता है। फेंग उस पर डांटती है और वे वापस उस पर चिल्लाता है। वे कश्ती पर लेट जाते हैं जबकि सूरज की रोशनी उनकी स्किन को जलाती है। वे एक अजीब सी आवाज को सुनते हैं। स्पेर ये देखने के लिए पानी में गोता लगाता है कि वास्तव में ये क्या है और वे एक विशाल कछुए को देखता है। स्पेर कछुए का गला घोटने लगता है जबकि ये चारों ओर तैरता है। फेंग उस पर लात टपकाती है। वे सांस लेने के लिए सतह के ऊपर आता है और फिर से गोता लगाता है। कछुआ उस पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन वे उसे चकमा देता है और उसका गला घोटना जारी रखता है। वे कश्ती के नीचे से तैरता है और कछुए को पानी से बाहर निकलने के लिए मजबूर करता है। फेंग इसे देखती है और उसे काटती है और उसे मार डालती है। वे इसे कश्ती पर खींचते हैं और इसका मांस खाते हैं, जबकि स्पेर को इसकी खोल को छाया के रूप में यूज करने का आइडिया आता है। वे अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं और कई मछलियों को पानी से बाहर कूदते हुए देखते हैं। उड़ने वाले डायनासोर वहां पर आ जाते हैं और मछलियों को पकड़ते हैं। वे उन पर हमला करते हैं। इसी बीच एक तूफान शुरू हो जाता है और एक मेगालोडन दिखाई देता है। ये कश्ती को डिस्ट्रॉय कर देता है और फेंग और स्पेर पानी में गिर जाते हैं। ये फेंग पर अटैक करता है जबकि स्पेर उनकी ओर तैरता है। वे उसे चकमा देता है और भागने की कोशिश करता है। मेगालोडन चारों ओर घूरता है और स्पेर पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वे इसके हमले से बच जाता है। ये फाइनली उसे अपने मुंह में पकड़ लेता है और वे उसके मुंह में छुरा घोंपने के लिए लकड़ी के टुकड़े का यूज करता है। वे फेंग के पास जाता है और एक बड़ी सी लहर उनसे टकराती है। मेगालोडन फिर से बाहर निकलता है और स्पेर लकड़ी के टुकड़े को उसकी आंख में घोंप देता है। लहरें बहुत अधिक हिंसक हो जाती है और स्पेर और फेंग को अलग कर देती है। वे समुद्र के तट पर उड़ती है और रियलाइज करती है कि वे स्पेर के साथ नहीं है। वे दौड़ते हुए समुद्र तट के चारों ओर दौड़ती है लेकिन स्पेर उसे नहीं मिल पाता। फेंग समुद्र तट पर बैठती है और स्पेर के आने का इंतजार करती है। वे जंगल से एक अजीब से शोर को सुनती है और ये देखने के लिए जाती है कि वास्तव में ये क्या है। वे एक फिगर को देखती है जो स्पेर की तरह दिख रहा है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये एक चट्टान और एक छड़ी है। फेंग चलना जारी रखती है और रेड नाम के एक अन्य टायरोनोसॉरस का सामना करती है। रेड भाग जाता है और फेंग स्पेर की तलाश में एक चट्टान के चारों ओर घूमती है। वे उसे चट्टान पर खड़े होकर देखता है और वे वहां से चली जाती है। एक उड़ने वाली गिलहरी एक पेड़ से कूद जाती है और स्पेर के हाथ पर बैठ जाती है। ये मच्छर को पकड़ती है और उसे खा जाती है, जबकि वे जमीन पर बेहोश पड़ा रहता है। अजीब से आदमी उसके पास आते हैं और उसे उठाकर ले जाते हैं। फेंग एक जानवर का पीछा करती है। ये उससे दूर भाग जाता है और इसी समय रेड वहां पर आ जाता है। वे जानवर को पकड़ते हैं और एक दूसरे पर घुराते हैं। रेड जानवर को जाने देता है और दूर चला जाता है, जबकि फेंग इसे खाती है। वे उसके लिए मांस का एक टुकड़ा फेंकती है। वे मांस खाता है और जानवर को खाने में उसका साथ देता है। इसी बीच मिट्टी से ढका हुआ स्पेर एक अजीब से कमरे में जागता है। वे जमीन पर गिर जाता है और याद करता है कि कैसे उसने समुद्र में अपना हाथ तोड़ दिया था। एक अजीब सी महिला जो कि एक विच डॉक्टर है कमरे के अंदर आती है और स्पेर कमरे से बाहर भाग जाता है। लोग देखते हैं कि वे भाग रहा है और वे उसका पीछा करते हैं, जबकि स्पेर भाले से अपना बचाव करता है।
एक ग्रामीण को पता चलता है कि स्पेयर को चोट लगी हुई है और वे डर रहा है। वे दूसरों को हमला करने से रोकता है और स्पेयर को खाना और पानी देता है। फेंग रेड के साथ चलती है और वे एक फलों वाले पेड़ के पास पहुंचते हैं। वे फल खाते हैं और साथ ही में जमीन पर पड़े पके हुए फलों को भी खाते हैं। वे फल खाते ही नशे में आने लगते हैं लेकिन खाना जारी रखते हैं। स्पेयर विच डॉक्टर के घर में एंटर करता है और उसे अपने हाथ पर काम करने की अनुमति देता है। वे उसके हाथ पर कई बार मारती है और उस पर एक पाउडर छिड़कती है जिससे वे सो जाता है। वे उस रात उस आदमी के परिवार के साथ खाना खाता है और उसकी बेटी डर जाती है। रेड और फेंग खेलते हैं और वे कुछ जुगनू को पकड़ने की कोशिश करते हैं। स्पेयर आकाश को घूरता है और चारों ओर टहलता है। वे एक भेड़िए को मांस खाते हुए देखता है और उसके पास जाता है। वे उस पर घुराता है लेकिन वे उसे अपना पालतू बना लेता है और वे उसका मांस आपस में बांट लेते हैं। फेंग और रेड अगले दिन जागते हैं और रेड कोहरे के बीच से चलता है। फेंग उसका पीछा करती है और वे एक बैरियर को क्रॉस करके चुपके से शहर में एंटर करते हैं। रेड इंसानों पर अटैक करता है और उन्हें खाना शुरू कर देता है। फेंग भी उसके साथ जुड़ जाती है। लोग चीखना शुरू कर देते हैं। स्पेयर बाहर निकलता है और उसे देखता है। वे एक भाला उठाता है और रेड से लड़ने की कोशिश करता है लेकिन फेंग उसे रोकती है। वे फेंग की पीठ पर कूदने की कोशिश करता है लेकिन वे उसे नीचे गिरा देती है। वे लड़ना जारी रखते हैं और रेड स्पेयर को खाने की कोशिश करता है। फेंग रेड को रोकती है और उसे चट्टान से नीचे गिरा देती है। वे एक स्पाइक के ऊपर गिर जाता है और फेंग उसके पास जाती है। उसने जो किया उसके लिए उसे बुरा लगता है। वे मर जाता है और फेंग दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। स्पेयर भी उसके साथ चला जाता है। आदमी उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वे आदमी को छोड़कर फेंग के साथ चलना जारी रखता है। जैसे ही बारिश होती है स्पेयर और फेंग जंगल में बैठ जाते हैं। स्पेयर उसे रेड की मौत का दिलासा देता है लेकिन वे उसे अनदेखा कर देती है। वे खड़ा होता है और कहीं और बैठ जाता है। वे फाइनली उसके पास चली जाती है। वे जंगल के बीच से चलते रहते हैं जबकि बारिश होती रहती है और उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। वे सावधानी से गुफा में एंटर करते हैं और स्पेयर आग जलाता है। वे देखता है कि गुफा और भी गहरी है और वे एक छड़ी जलाता है और अंदर चला जाता है। उससे दीवार पर पेंटिंग्स मिलती है। वे एक पेंटेड हाथ को देखता है और उसकी तुलना अपने हाथ से करता है। स्पेयर फेंग के पास चला जाता है और बैठ जाता है। अगले दिन स्पेयर गुफा से बाहर निकलता है और मुस्कुराता है क्योंकि वे देखता है कि जंगल बहुत सुंदर है। वे मनुष्यों को खेतों में जानवरों का शिकार करते हुए देखता है और गुफा वाली पेंटिंग्स को याद करता है। स्पेयर चलना जारी रखता है और एक पुराने गांव को देखता है। वे इसे देखता है और उस टाइम की कल्पना करता है जब इंसानों ने इसे बसाया था। स्पेयर एक भाला उठाता है और एक जानवर को पकड़ता है। वे उससे गुफा में ले जाता है और जमीन पर गिरा देता है। उस रात स्पेयर गुफा से बाहर निकलता है और वही रिचुअल करता है जो उसने मीरा को करते हुए देखा था। वे एक उल्लू को घूरता हुआ देखता है और उसे दूर भगा देता है। बाद में स्पेयर और फेंग जागते हैं क्योंकि उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। एक भालू अपनी पीठ पर एक आदमी के साथ वहाँ पर आ जाता है और वे उन पर घुराता है। फेंग भालू पर दाड़ती है और गुफा उखड़ने लगती है क्योंकि वे एक दूसरे पर लगातार दाड़ते रहते हैं। एक और भालू गुफा के एंट्रेंस के पास छिप जाता है और जब स्पेयर बाहर आता है तो वे उसे खरोंचता है। फेंग भालू पर दाड़ती है जबकि स्पेयर जमीन पर पड़ा हुआ है। वे खड़ा होता है और लड़ने की तैयारी करता है। वे इंसानों और भालू पर अटैक करते हैं और स्पेयर आसानी से आदमी को मार देता है। फेंग भालू को मार देती है और दूसरा आदमी लड़ने के लिए तैयार होता है। स्पेयर आदमी की ढाल पर सिंबल देखता है और महसूस करता है कि मीरा के सिर पर भी यही सिंबल था। आदमी देखता है कि वे लड़ाई नहीं जीत सकता और वहां से भाग जाता है। वे दौड़ते हुए अपना हेलमेट उतार देता है लेकिन लड़खड़ा जाता है और जमीन पर गिर जाता है। वे छिप जाता है और स्पेयर और फेंग को जंगल से निकलते हुए देखता है। वे भागने की कोशिश करता है लेकिन स्पेयर उस पर अपना भाला फेंकता है जो सीधा उसके पैर में जाकर लगता है। वे मीरा का नाम आदमी से कहता है लेकिन वे खड़ा हो जाता है और स्पेयर से लड़ता है। फेंग आदमी को पकड़ लेती है और उसे खा जाती है जबकि स्पेयर उसकी तलवार उठा लेता है। वे इसके साथ प्रैक्टिस करता है और रियलाइज करता है कि ये इसे पसंद करता है। वे एक फुटप्रिंट को देखते हैं और उससे फॉलो करने का फैसला करते हैं। स्पेयर और फेंग जंगल के बीच से भागते हैं और एक कस्बे में पहुंचते हैं। वे उसे जंगल में रहने का निर्देश देता है जबकि वे शहर में एंटर करता है और मीरा को ढूंढता है। स्पेयर शहर के बीच से चलता है और एक बिल्डिंग में कई गुलामों को देखता है। स्लेव घबरा जाते हैं लेकिन मीरा उसे देखती है और गले लगा लेती है। वे उसके साथ जाने की कोशिश करता है लेकिन वे दूसरे गुलाम लोगों को छोड़ने से मना कर देती है। स्पेयर मीरा और अन्य लोगों के साथ इमारत से बाहर चला जाता है। वे कोहरे से आने वाली घुर्राहट की आवाज को सुनता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। कई लोग भालू पर सवार होकर शहर पहुंचते हैं। गुलाम उन्हें देखते ही घुटने टेक देते हैं लेकिन स्पेयर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। भालू पर बैठा एक आदमी देखता है कि स्पेयर उसकी कॉमरेड तलवार पकड़े हुए है और वे चिल्लाता है। आदमी स्पेयर के पास जाते हैं। वे उस पर अटैक करने की तैयारी करते हैं लेकिन भालू कुछ सूंघते हैं और अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। स्पेयर मुस्कुराता है
जबकि लोग आश्चर्य करते हैं कि क्या हो रहा है। तभी फेंग वहाँ पर आ जाती है। वे घर पर खड़ी होकर दौड़ती है, लेकिन वे इसके अंदर गिर जाती है। एक आदमी स्पेयर पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फेंग उसे खा जाती है। स्पेयर और फेंग आदमियों से लड़ते हैं और उनमें से ज्यादातर को मार देते हैं। एक आदमी अपनी झोंपड़ी से शोर सुनता है और देखता है कि क्या हो रहा है। वे दौड़ता है और लोगों को ये सूचित करने के लिए घंटी बजाता है कि उन पर हमला हो रहा है। लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं और स्पेयर और फेंग को लड़ते हुए और कई लोगों को मारते हुए देखते हैं। सरदार की पत्नी रिका अपने घर से बाहर निकलती है और लड़ने के लिए तैयार होती है। मीरा गुलामों को जंगल में भाग जाने का निर्देश देती है और एक आदमी उसका पीछा करता है। शेरवासी स्पेयर को घेर लेते हैं और रिका का बेटा उसे एक तीर से शूट कर देता है। मीरा उस आदमी के बालू को मार डालती है और उसकी कुल्हाड़ी उठाकर उसका सिर काट डालती है। स्पेयर शेरवासियों की डाल को तोड़ देता है, लेकिन उसे फिर से एक तीर से शूट किया जाता है। वे एक आदमी को घर की ओर फेंकता है और लड़का नीचे गिर जाता है। रिका अपनी कुल्हाड़ी के साथ वहाँ पर आ जाती है और फेंग को घायल कर देती है। वे फेंग के सिर में भाला घुसा देती है, लेकिन फेंग उसे काटती है और उससे कई बार जमीन पर पटक देती है, जिससे वे मर जाती है। वे और स्पेयर लोगों से लड़ना जारी रखते हैं और स्पेयर लड़के को दूर धकेल देता है क्योंकि वे उस पर अटैक करता है। लड़का स्पेयर को पकड़ लेता है और जब वे उसे जमीन पर फेंकता है तो उसका सिर सीधा एक चट्टान से टकरा जाता है और वे वहीं पर मर जाता है। एक लाल धुंध कस्बे को कवर कर लेती है और लोग स्पेयर और फेंग पर अटैक करना जारी रखते हैं। वे धुंध का उपयोग करते हैं और कस्बे में सभी का नरसंहार कर डालते हैं। सरदार और उसका बड़ा बेटा एल्डार कई और गुलामों के साथ शेर लौट आते हैं। एल्डार हॉर्न बजाता है, लेकिन उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता और वे डॉग पर पहुंचते हैं। वे खून के निशान देखते हैं जो शेर की ओर जा रहे हैं और जैसे ही वे शेर में एंटर करते हैं, एल्डार उल्टी कर देता है क्योंकि वे एक शव को देखता है। कोहरा साफ हो जाता है और वे देखते हैं कि शेर में हर कोई मर चुका है। सरदार अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसे जमीन पर मरा हुआ देखता है। वे रोते हुए उसका नाम चिल्लाता है और एल्डार अपने छोटे भाई के साथ वहां आ जाता है। एल्डार और सरदार लोगों को एक गुफा में दफनाते हैं और इसे एक बड़ी सी चट्टान से सील कर देते हैं। वे अपनी नाव पर लौट आते हैं और गुलामों को रिहा कर देते हैं और रिका और लड़के को नाव पर रख देते हैं। वे नाव को पानी में धकेल देते हैं और सरदार इस पर तीर चलाते समय बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। एल्डार अपने पिता को दिलासा देता है और धनुष और तीर लेकर नाव में आग लगा देता है। वे अपना कवच पहन लेते हैं, शेर में आग लगा देते हैं और बदला लेने के लिए निकल पड़ते हैं। 1890 इंग्लैंड में एक आदमी बारिश के बीच से घर में एंटर करता है और सर्वेंट उसे उस बैठक के बारे में सूचित करता है जो स्टडी रूम में हो रही है। द हिस्टोरिकल सोसाइटी नाम के ग्रुप के सदस्य एक अध्ययन में बैठते हैं और चार्ल्स, जो कि एक वैज्ञानिक है, लोगों से बात करता है। वे उन्हें बताता है कि वे आदि पुरुषों से अलग नहीं है और सही परिस्थिति में उस व्यवहार को दोबारा दोहरा सकते हैं। सर्वेंट अध्ययन में एंटर करता है और डार्लिंगटन को सूचित करता है कि कांस्टेबल उनसे बात करना चाहता है और कहता है कि ये अर्जेंट है। कांस्टेबल वहां पर आ जाता है और डार्लिंगटन और अन्य लोगों को सूचित करता है कि असाइलम में से एक कैदी भाग गया है और उसने एक आदमी को भी मार डाला है। वे कहता है कि उन्हें सावधान रहना चाहिए और रूम के अंदर ही रहना चाहिए क्योंकि आदमी खतरनाक है। डार्लिंगटन का कहना है कि उनके पास कैदी है और चार्ल्स की ओर इशारा करता है। वे और दूसरे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। कांस्टेबल निकल जाता है और डार्लिंगटन का कहना है कि चार्ल्स के सिद्धांत का कोई मतलब नहीं है। वे ऊपर से एक अजीब से शोर को सुनते हैं और सर्वेंट ये जांचने के लिए ऊपर जाता है कि ये क्या है। फिर वे एक अजीब सी ध्वनि को सुनते हैं और जैसे ही वे बात करते हैं, एक अजीब सा तरल उनमें से एक गप में गिर जाता है। उन्हें पता चलता है कि ये तो खून है और वे सर्वेंट की जांच करने का फैसला करते हैं। चार्ल्स, डार्लिंगटन और एक फ्रेंच व्यक्ति सर्वेंट को देखने के लिए ऊपर जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि असाइलम का कैदी उसे खा रहा है। जब वे उन पर अटैक करता है तो वे भाग जाते हैं और चार्ल्स उसे कुर्सी से मारता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे स्टडी कमरे की ओर दौड़ते हैं जबकि ये उनका पीछा करता है। वे दूसरे आदमियों को मार डालता है। तीनों भागने की कोशिश करते हैं और वे खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। पागल आदमी खिड़की को तोड़कर अंदर घुस जाता है और वे बैरिकेड को हटाकर आर्मरी की ओर भाग जाते हैं। ये उनका पीछा करता है और चार्ल्स का गला घोंट देता है, लेकिन डार्लिंगटन एक बंदूक को लोड करता है और आदमी पर गोली चला देता है। आदमी कमरे से बाहर भाग जाता है और वे खुद को हथियारों से लैंस करते हैं और कमरे से बाहर निकल जाते हैं। तीनों धीरे धीरे घर के चारों ओर घूमते हैं और पागल आदमी अचानक उनके बगल में दिखाई देता है। डार्लिंगटन उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन वे चकमा देता है और उन पर अटैक करता है। वे आदमी को पकड़ लेता है और उसे ढाल के रूप में इस्तेमाल करता है। पागल आदमी उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन डार्लिंगटन उसे गोली मार देता है और उससे घायल कर देता है। चार्ल्स और डार्लिंगटन उसे खोजने के लिए स्टडी रूम में एंटर करते हैं। पागल आदमी छत से एंटर करता है और उन्हें जमीन पर गिरा देता है। डार्लिंगटन खड़ा हो जाता है। वह अपनी शर्ट उतारता है और पागल आदमी से लड़ता है। चार्ल्स हैरान हो जाता है
और एक पोस्टर देखता है जो कहता है कि डार्लिंगटन एक बॉक्सिंग चैंपियन है। डार्लिंगटन उस आदमी को कई बार गुस्सा मारता है, लेकिन वह आदमी उसका गला घोटने लगता है और चार्ल्स उसकी मदद करता है। डार्लिंगटन आदमी को एक तीर से मारता है और वे एक पॉन्ड में गिर जाता है। वे बगीचे में एंटर करते हैं और आदमी कुछ फूलों के साथ वहां जाता है। वे उन पर फ्लावर पॉट फेंकता है। वे डार्लिंगटन को जमीन पर गिरा देता है और चार्ल्स को पीटता है। वे चार्ल्स को खाने की कोशिश करता है, लेकिन डार्लिंगटन एक बड़ी सी हड्डी उठाता है और उसे मारता है। वे अपनी शर्ट उतार देता है और पागल आदमी से एक जंगली की तरह लड़ता है। वे छड़ी से आदमी पर कई बार वार करता है और अंत में उसके सिर पर वार करता है, जिससे वे मर जाता है। चार्ल्स जो भी हुआ उसे देखता है और जश्न मनाता है। डार्लिंगटन को रियलाइज होता है कि चार्ल्स सही था। स्पेयर एक नाव पर जागता है और उसकी चोटें ठीक हो गई है। वे मीरा को फेंक के गाँव की देखभाल करते हुए देखता है। वे उसके पास आती है और उसे छूती है। वे फेंक के पास जाती है और तीरों को बाहर निकालते हुए उसके गाँव का इलाज करती है। बाद में स्पेयर और फेंक जागते हैं और फेंक कोरे की ओर घूरता है। मीरा और स्पेयर अपने हथियार उठा लेते हैं और सरदार और एल्डार का जहाज वहां पर आ जाता है। वे स्पेयर के जहाज की ओर जाते हैं और सरदार उसके जहाज पर कूद जाता है। फेंग उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एल्डार उस पर तीर चला देता है। स्पेयर सरदार से लड़ता है, लेकिन वे कवच से ढका होता है और स्पेयर का कोई भी अटैक कारगर सिद्ध नहीं होता। फेंग और मीरा एल्डार से लड़ते हैं, जबकि वे उन पर कई तीर चलाता है। वे एल्डार को ऊपर से गिराती है, लेकिन वे खुद को बचाता है और जमीन पर लैंड करता है। स्पेयर सरदार को लात मारता है और उसका हेलमेट नीचे गिर जाता है। सरदार फेंग को अपने नुकीले दांतों से एल्डार पर अटैक करते हुए देखता है और उसे बचाने के लिए दौड़ता है। जहाज कुछ चट्टानों से टकराती है और फेंग एल्डार को जहाज से नीचे फेंक देती है। सरदार अपने बेटे को बचाने के लिए पानी से बाहर कूदता है और मीरा नाव को सुरक्षित स्थान पर ले जाती है। वे जहाज को एक पेड़ से बांधने की कोशिश करती है और फेंग और स्पेयर उसकी मदद करते हैं। फेंग अचानक जंगल में भाग जाती है और वे उसका पीछा करते हैं। वे उसे देखते हैं, जबकि वे मिट्टी पर कुछ पत्ते इकट्ठा करती है और स्पेयर को पता चलता है कि वे अंडे देना चाहती है। वे जश्न मनाता है और घोंसला बनाने में उसकी मदद करता है। सरदार अपने बेटे को पानी से बचाता है और उसके गाँव की देखभाल करता है। वे उस रात आग को घूरता है और इसमें एक राक्षस को देखता है। वे जागता है और एल्डार को एक जानवर को लाते हुए देखता है। वे एक धारा के पास खड़े होते हैं और कुछ पक्षियों की चीख सुनते हैं और सरदार को एक आइडिया आता है। फेंग अपने घोंसले के चारों ओर चलता है और 3 अंडे देता है, जबकि स्पेयर और मीरा उसे देखते हैं। स्पेयर अंडों को छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे ऐसा नहीं करने देती। सरदार और एल्डार एक चट्टान पर चढ़ते हैं और कुछ बड़े पक्षी उनके चारों ओर उड़ते हैं। एल्डार पक्षी पर कूद जाता है, जबकि सरदार चट्टान पर चढ़ जाता है। वे पक्षी की गर्दन पर रस्सी बांध देता है और वे और उसका बेटा पक्षी को वश में कर लेते हैं। स्पेयर फेंक के लिए मछली पकड़ता है, जबकि मीरा जहाज को ठीक करती है। एल्डार और सरदार पक्षियों पर बैठकर वहां जाते हैं और उन पर अटैक करते हैं। फेंग अपने अंडों को पक्षियों से बचाती है और एक पक्षी मीरा को पकड़ लेता है और उसे हवा में उठा लेता है। एल्डार उसे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन वे रस्सी पर लटक जाती है। वे रस्सी काट देता है और मीरा नीचे गिर जाती है, लेकिन स्पेयर उसे पकड़ लेता है। स्पेयर और मीरा सरदार से लड़ते हैं और उसे पक्षी से नीचे फेंक देते हैं। वे जंगल से होकर जमीन पर गिरता है, लेकिन गिरने से बच जाता है। वे खड़ा होता है और देखता है कि स्पेयर ने एल्डार को पक्षी से नीचे गिरा दिया है। एल्डार एक चट्टान पर गिरता है और मर जाता है। सरदार अपने मरे हुए बेटे को देखता है और पानी को अपने आप को दूर ले जाने देता है। स्पेयर और मीरा फिर से फेंक के साथ मिलते हैं और वे उससे गले लगाता है। सरदार एक चट्टान पर लेट जाता है और मरने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ महिलाएं आसमान से तैरती है और उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन अजीब से मॉन्स्टर उसे पकड़ लेते हैं और उसे जमीन पर खींच लेते हैं। सरदार अंडरवर्ल्ड में आता है और एक दरवाजे से होकर जाता है। वे अपने सपने वाले राक्षस को देखता है और उसकी पावर का सौदा करता है। इसी बीच स्पेयर समुद्र तट पर बैठ जाता है और मीरा नाराज दिखती है। वे जहाज में खाना पे करती है और स्पेयर को पता चलता है कि वे यहाँ से जाना चाहती है। स्पेयर नाव पर एक घोंसला बनाता है और वे और मीरा फेंग को जहाज पर लाने की कोशिश करते हैं। वे उसके साथ मजाक करते हैं क्योंकि वे उसके अंडे अलग कर देते हैं। उसे पता चलता है कि उन्होंने नाव पर उसके लिए घोंसला बनाया है। वे अपने अंडे नाव पर रखती है और इसमें चढ़ जाती है। वे चलने लगते हैं। स्पेयर अगली सुबह मछली पकड़ता है और एक को खा जाता है। वे सब कुछ दूरी पर एक अजीब से जहाज को देखते हैं जो छोटे जहाजों के साथ उनकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। कई मिस्र के सैनिक जहाज से बाहर निकलते हैं और उन पर अटैक करते हैं, लेकिन मीरा और स्पेयर उनसे लड़ते हैं, जबकि फेंग उसके अंडों की रक्षा करती है। कमाल नाम का एक विशाल अफ्रीकी आदमी वहां पर आता है और स्पेयर को मारता है। फेंग अपने अंडे अपने मुंह में डालती है और उनमें से एक अंडा टूट जाता है। वे गुस्से में आ जाती है और उससे लड़ती है और स्पेयर और मीरा उसके साथ हो जाते हैं। आयमा नाम की एक मिस्र की रानी वहां पर आती है और उसने फेंग के अंडों को होस्टेज बना लिया है। सोल्जर्स स्पेयर और बाकी सबको पकड़
पकड़ते हैं और उन्हें शिप में ले जाते हैं। वे मीरा को दूसरों से अलग कर देते हैं और उन्हें जेल में बंद कर देते हैं। कमाल वहाँ पर आता है और एक कोठरी में बंद हो जाता है। स्पेर और फेंग उसे घूरते हैं लेकिन अंत में सो जाते हैं। फेंग जाग जाती है और देखती है कि सोल्जर्स उसे कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। वे उन पर अटैक करती है लेकिन आयमा उसके अंडे के साथ वहां आ जाती है और उन्हें तोड़ने की धमकी देती है। स्पेर उसे शांत करता है और आयमा को पता चलता है कि वे स्पेर और फेंग को अपने फाइटर्स के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। सोल्जर्स स्पेर और फेंग को एक जहाज में रखते हैं जबकि वे युद्ध के मैदान में जाते हैं। जहाज खुलता है और कमाल और सैनिक जहाज को छोड़ देते हैं। स्पेर और फेंग उस युद्ध को देखते हैं और लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। स्पेर एक टावर पर चढ़ जाता है और शहर की रक्षा करने वाले तीरंदाजों को मार डालता है। फेंग सैनिकों को शहर में घुसने में मदद करता है। वे और अधिक सैनिकों पर अटैक करते हैं और उन्हें मार डालते हैं। राजा वहां पर आ जाता है और जब स्पेर और फेंग दौड़ते हैं तो वे डर जाता है। सरदार, जो अब एक शक्तिशाली राक्षस है, जमीन से निकलता है। वह अपने हाथ से एक वेपन बनाता है और अपनी नई शक्तियों की प्रैक्टिस करता है। सरदार चलना शुरू करता है और जैसे ही वे एक जलधारा पर पहुंचता है वह पानी पर चलना स्टार्ट कर देता है। इसी बीच मिस्र के सैनिक शहर को लूट लेते हैं और आयमा फेंग के अंडे और कमाल की बेटी अमाल के साथ वहां आती है। आयमा राजा के पास आती है और उसके चीता के बच्चे को देखती है। वे बच्चे को ले जाती है और अपने आदमियों को राजा को मारने का आदेश देती है। आयमा कमाल को अपनी बेटी को देखने की अनुमति देती है और फेंग उस पर घुराता है क्योंकि अंडे उसके पास है। एक सैनिक कमाल से अमाल को लेता है और इसे आयमा को लौटा देता है। फेंग उस पर दौड़ती है और वे कई युद्धों में लड़ना जारी रखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। स्पेर, फेंग और कमाल जहाज में आते हैं और एक पुल में एंटर करते हैं। जबकि लड़ाई के बाद उनका खून बह रहा है, वे और अधिक लड़ाइयों में जाते हैं और आयमा और उसके सैनिक हारे हुए राज्यों को लूटते हैं। जबकि पुल में एक तोप का गोला दीवार से टकराता है और एक दूसरा किंगडम उन पर अटैक कर देता है। उनका राजा अपने सैनिकों के साथ लड़ता है और ये देखकर चौंक जाता है कि स्पेर, फेंग और कमाल उसके आदमियों को आसानी से हरा रहे हैं। मिस्रवासी अपने शत्रुओं को पराजित कर देते हैं और उनके जहाज को डुबा देते हैं। उस रात स्पेर अपनी कोठरी में रहता है और खड़ा हो जाता है। आयमा अपने सिंहासन पर बैठती है जबकि उसके दास उसका मनोरंजन करते हैं और उसके सैनिक दुश्मन राजा को पकड़े हुए हैं। एक सैनिक मीरा को धक्का देता है लेकिन वे नाचने से मना कर देती है और संगीत बजना बंद हो जाता है। आयमा खड़ी होती है और जब वे नाचती है तो लोग संगीत बजाना जारी रखते हैं। वे राजा के सामने नाचती है और उससे मारकर जमीन पर गिरा देती है। वे फिर से अपने सिंहासन पर बैठ जाती है और मीरा उसके लिए डांस करती है। अगले दिन मिस्रवासी एक शांतिपूर्ण स्थान पर पहुंचते हैं। उनका लीडर उनके सामने घुटने टेक देता है और चला जाता है। आयमा कमाल को लोगों को मारने का ऑर्डर देती है लेकिन वे मना कर देता है और उनकी पेशकश को स्वीकार करता है। लेकिन आयमा अमाल को जान से मारने की धमकी देती है और कमाल लीडर के पास वापस जाता है और उसे मार डालता है। वे हमला करता है और शहरवासियों को मार डालता है जबकि वे चिल्लाते हैं और भाग जाते हैं। स्पेर और दूसरे लोग उस रात अपनी कोठरी में बैठते हैं और स्पेर कमाल को घूरता है। एक सैनिक मास्क के साथ वहां पर आ जाता है और इससे सेल में फेंक देता है जबकि स्पेर अपने मास्क को सेल से बाहर गिरा देता है। जब वे उसके पास आता है तो वे गार्ड को बेहोश कर देता है। वे चाबी को लेता है, अपनी सेल को अनलॉक करता है और बाहर निकलता है। वे कमाल की सेल को खोलता है लेकिन वे जाने से इनकार कर देता है। स्पेर सीढ़ियों से अपना रास्ता बनाता हुआ आयमा के पास आता है। वे मीरा को देखता है और आयमा के बगल में फेंक के अंडे देखता है। मीरा स्पेर को देखती है और एक गुलाम चिल्लाता है। स्पेर आयमा से लड़ने की कोशिश करती है लेकिन वे उससे वापस लड़ने के लिए अपनी खतरनाक फाइटिंग स्किल का यूज करती है। मीरा अमाल के पास संडे निकालती है और भागने की कोशिश करती है लेकिन आयमा उनका पीछा करती है। स्पेर उसे नीचे गिरा देता है और सैनिकों पर अटैक करता है। वे एक सीढ़ी से नीचे अपना रास्ता बनाते हैं और बच्चे अंडे से बाहर आ जाते हैं। स्पेर और मीरा सैनिकों से लड़ते हैं। आयमा मीरा को पंच मारती है और उससे डायनासोर के बच्चे ले लेती है। फेंग अपने बच्चों की आवाज सुनता है और पिंजरे से बाहर निकलकर सोल्जर्स पर अटैक कर देता है। आयमा बेबी डायनासोर को मारने की धमकी देती है और कमाल बाहर निकलता है और देखता है कि क्या हो रहा है। एक विशाल मिस्र का जहाज समुद्र के बीच से आगे बढ़ता है। आयमा बेबी डायनासोर को जंजीरों में जकड़े हुए हैं जबकि स्पेर और फेंग को भी जंजीरों से बांधा गया है। कमाल एक कुल्हाड़ी के साथ उनके सामने खड़ा हो जाता है और उन्हें मारने का आदेश दिया जाता है। वे कुल्हाड़ी उठाता है और फेंग को मारने के लिए तैयार होता है और वे अपनी आंखें बंद कर लेती है। कमाल अमाल की ओर देखता है और याद करता है कि जब वे अपने गाँव में थे तो उसने उसे एक मकड़ी को मारने से रोक दिया और उससे फ्री कर दिया। जाइंट अफ्रीकी शांति प्रिय लोगों की एक जनजाति है जो सद्भाव से रहते हैं। उन पर अचानक आयमा और उनके सैनिकों द्वारा अटैक कर दिया जाता है।
और कमाल अमाल को अपनी पीठ पर बैठा लेता है। वे लड़ता है और कई सैनिकों को मार डालता है। आयमा तेजी से अमाल को उसके कंधे से उतार लेती है और उसे जान से मारने की धमकी देती है। वे उसके सामने घुटने टेक देता है। जैसे वे कुल्हाड़ी पकड़ता है वे फेंग को फ्री करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है और आयमा को मारने के लिए वे इसे इसकी ओर फेंकता है। आयमा कुल्हाड़ी को चकमा देती है और डायनासोर के बच्चे अपनी माँ के पास दौड़ते हैं। स्पेयर कंक्रीट स्लैब को हटा देता है जो चेन से जुड़ा होता है और इसका उपयोग सोल्जर से लड़ने के लिए करता है। मीरा अपने पैरों का इस्तेमाल चाबी निकालने और खुद को फ्री करने के लिए करती है। वे स्पेयर को रिलीज करती है और आयमा को गुस्सा आ जाता है और वे खड़ी हो जाती है। आयमा एक विशालकाय गन की ओर दौड़ती है और इसे फेंक की ओर चलाती है, लेकिन वे चकमा देने में कामयाब हो जाती है। वे स्पेयर वाले गन की ओर दौड़ती है, लेकिन स्पेयर उसे धक्का दे देता है। वे एक वेपन उठाता है और उससे फाइट करता है। कमाल अमाल के साथ दौड़ता है और वे उसे एक कमरे में ले जाती है। उससे पता चलता है कि उसके लोग विशाल पेडल का यूज करके शिप को चलाने के लिए मजबूर है। स्पेयर आयमा से लड़ता है जबकि मीरा और फेंग सैनिकों से लड़ते हैं। बेबी डायनासोर में से एक को तीर लगता है और मीरा इसे उठाती है और शिप से बाहर कूद जाती है। स्पेयर और फेंग उसका पीछा करते हैं और शिप से बाहर कूद जाते हैं, जबकि आयमा चिल्लाती रह जाती है। कई सारे सोल्जर्स कमाल पर अटैक करते हैं और वे उन्हें नीचे गिरा देता है। वे उनसे फाइट करता है और अपनी आज़ादी के लिए लड़ने के लिए इंस्पायर होता है। इसी बीच स्पेयर और बाकी सब तैर कर दूर चले जाते हैं, जबकि विशाल पेडल उनकी ओर आगे बढ़ते हैं। पेडल हिलना बंद कर देते हैं और कमाल देखता है कि उसके लोग लड़ रहे हैं और सैनिकों को हरा रहे हैं। स्पेयर एक छोटे से जहाज में एंटर करता है और सैनिकों को मार डालता है। वे शिप को चलाने वाले गुलामों को आजाद करता है। आयमा सीढ़ियों की ओर जाती है, लेकिन जाइंट अफ्रीकन बाहर निकलकर उन पर अटैक कर देते हैं। कमाल उसके पास जाता है और वे उससे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वे उसे आसानी से हरा देता है। वे उसे उठाकर जहाज के किनारे तक ले जाता है और उसे नीचे फेंक देता है। आयमा स्पेयर के शिप पर लैंड करती है और इम्पैक्ट से मर जाती है। स्पेयर और मीरा ऊपर देखते हैं और कमाल को अपनी बेटी के साथ खुश देखते हैं। उस रात स्पेयर और मीरा आसमान को घूरते हैं जबकि उनका जहाज दूर चला जा रहा है। अमाल कमाल को खिलाती है और उन्हें दूर से ही सरदार दिखाई देता है। वे पानी पर चलता है और स्पेयर और फेंग की तलाश करता रहता है। युवा स्पेयर अपने पिता के पास खड़ा है। उसके पिता एक दीवार पर पेंटिंग करना शुरू करते हैं और कई लंबे दांतों वाले बाघ वहां पर आ जाते हैं। वे लोगों पर अटैक करते हैं और स्पेयर और उसके पिता लड़ते हैं और उन्हें मार डालते हैं। टाइगर्स स्पेयर के पिता को घायल कर देते हैं और उनके हाथ को काट लेते हैं। स्पेयर लड़ना जारी रखता है, लेकिन बाघ उसके पिता को मारकर खा जाते हैं। वे गुस्से में आ जाता है और बाघों से लड़ता है। वे उनमें से अधिकांश को मार डालता है। जब एक टाइगर अटैक करता है तो वे एक मरे हुए बाघ के नीचे छिप जाता है। वे उसका सिर फोड़ने के लिए एक चट्टान का यूज करता है। वे गुस्से में लगातार उसका सिर पीटता रहता है और जैसे ही वे रुकता है शेरवासी उसे एक हार देते हैं और उसे अपना चीफ बना देते हैं। मीरा एक्साइटेड होकर स्पेयर को उठाती है और अपने घर की ओर इशारा करती है। वे किनारे पर पहुंच जाते हैं और मीरा एक पेड़ को देखती है और रोने लगती है। स्पेयर उसे सांत्वना देता है और उसे याद आता है कि कैसे वे अपने दोस्त के साथ मस्ती करती थी और उससे प्यार करती थी। एक दिन एक अजीब आदमी वहाँ पर आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है। वे उसका अपहरण कर लेते हैं और उसकी सहेली अमरा को मार डालते हैं। वे उसके सिर के बाल काट कर उसे गुलाम बना देते हैं। जहाज एक तूफान में एंटर करता है और एक कुल्हाड़ी उसके सामने गिर जाती है। वे अपने हाथों से बंधी हुई जंजीर को काट देती है। वे पानी में कूद जाती है और वहाँ से भाग जाती है। मीरा रोती रहती है और फेंग और उसके बच्चे नाव को छोड़ देते हैं, जबकि बच्चे तैरना सीखते हैं। स्पेयर और बाकी सब जमीन पर चलते हैं और एक गुफा में पहुंचते हैं। उस रात मीरा प्रार्थना करती है और स्पेयर उसके साथ जुड़ जाता है। अगली सुबह फेंग अपने बच्चों को स्पेयर के पास रखती है और गुफा को छोड़ देती है। वे भोजन की तलाश में घूमती है और एक तालाब में नहाती हुई महिला के पास आती है। महिला फेंग को देखती है और चिल्लाती है। मीरा और स्पेयर चीख को सुनते हैं और फेंग के पास दौड़ते हैं। मीरा फेंग को महिला पर अटैक करने से रोकती है और रियलाइज करती है कि महिला उसकी सहेली हमारा है। वे फिर से गले मिलते हैं और हमारा उन्हें अपने गांव ले जाती है। स्पेयर फेंग और बच्चे कस्बे में एंटर करते हैं और निवासी डर जाते हैं। मीरा उन्हें शांत करती है और चीफ से मिलती है जो उसकी वापसी के लिए जश्न मनाता है। कस्बे के लोग उस रात एक आग के चारों ओर बैठ जाते हैं और एक प्रदर्शन देखते हैं। वे झुकते हैं जबकि कोई चांद के रूप में ड्रेस पहना हुआ डांस करता है। मीरा उन्हें खाली इमारत में ले जाती है और फेंग दीवार को तोड़ देती है। वे अपने बच्चों के साथ सो जाती है जबकि स्पेयर जागता रहता है। वे दीवार पर ड्राइंग बनाना शुरू करता है और अंत में सो जाता है। मीरा अगले दिन बिल्डिंग में एंटर करती है और दीवार पर ड्राइंग को देखती है। वे स्पेयर को सोते हुए देखती है और उसके लिए उसे बुरा महसूस होता है। स्पेयर बैठता है और देखता रहता है जबकि फेंग चारों ओर घूम रही है। सरदार के आते ही कस्बे के लोग चिल्लाने लग जाते हैं और स्पेयर फेंग पर चढ़ जाता है और उसके पास दौड़ता है। सरदार एक हथियार बनाता है और उन पर हमला करते समय चिल्लाता है। वे भाग जाते हैं लेकिन वे एक सांप में बदल जाता है और एक पहाड़ी पर उनका पीछा करता है।
वे फेंग के शरीर में आग लगा देता है, लेकिन स्पेयर उसे धक्का देता है और वे पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। मीरा उसके पास आती है और उसके शरीर से आग बुझाने की कोशिश करती है। तभी मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है और सरदार को अंडरवर्ल्ड में ले जाता है। मीरा मदद मांगती है और वे स्पेयर को बिल्डिंग में ले जाते हैं। डाइन डॉक्टर स्पेयर का इलाज करती है, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल हो जाता है। फेंग जोर से रोती है और वे और उसके बच्चे कमरे से बाहर निकल जाते हैं। स्पेयर मीरा का नाम लेता है। वे ड्राइंग को देखती है और रियलाइज करती है कि स्पेयर उससे प्यार करता है। मीरा स्पेयर के ऊपर हो जाती है और उसके साथ संभोग करती है। सालों बाद फेंग और उसके बच्चे घूमते हैं और मीरा उनका पीछा करती है। मीरा और स्पेयर की बेटी उन बच्चों में से एक के ऊपर बैठती है। वे एक भाला पकड़ती है और डायनासोर की दाढ़ के साथ जोर से चिल्लाती है। इस तरह इस शानदार कहानी का यही प्रेंड हो जाता है।